गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने है ना न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम स्टार्ट कर दिए थे इस फॉर्मूले के ऊपर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डेल्टा टी बी इज इक्वल टू आई के बी इंटू एम। और इसका डेरिवेशन का एक और तरीका मैंने बताया था किस तरीके से करना है आपको। आई होप कि ये भी तरीका हमें समझ में आ गया होगा कि जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट होता है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, की वेपर प्रेशर में जो लोअरिंग हो जाती है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और उसकी हेल्प से हम लोगों ने निकाला था कि डेल्टा टीबी जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके आता है, मोलरिटी के। तो ये फॉर्मूला हमें यूज करना है, इसी फॉर्मूले के ऊपर न्यूमेरिकल्स आते हैं। तो हमने ये देख लिया था डेल्टा टीबी इज इक्वल टू आई इंटू के बी इंटू एम। और मैंने केबी के बारे में सब बता दिया था आपको कि केबी की डेफिनेशन क्या है, केबी किसको बोलते हैं। केबी इज कॉल्ड एज, केबी किसको बोलते हैं, केबी एक कांस्टेंट है जिसको मोलर एलिवेशन कांस्टेंट या इवोल्यूस्कोपिक कांस्टेंट बोलते हैं। डेफिनेशन क्या थी, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट फॉर वन मोलर सॉल्यूशन, एक मोलर सॉल्यूशन में कितना एलिवेशन होता है उसी को हम लोग क्या बोलते थे, केबी। यूनिट भी हमने निकाल ली थी, केल्विन केजी पर मोल। वैल्यू के बारे में बात करो तो वैल्यू के लिए मैंने बताया था फॉर्मूला आपको, केबी इज इक्वल टू आर इंटू टी नॉट बी का स्क्वायर इंटू मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाई 1000 इंटू डेल्टा एच ऑफ वेपराइजेशन। तो ये फॉर्मूला हमारा यूज करना है, जबकि केबी एक क्या है, कांस्टेंट है जिसकी न्यूमेरिकल वैल्यू प्रॉब्लम में क्या होनी चाहिए, गिवन होनी चाहिए। पर कभी कभी किसी प्रॉब्लम में हमसे केबी कैलकुलेट भी करवा सकता है, तो हमें ये फॉर्मूला भी मालूम होना चाहिए जिसमें आर क्या होता है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, टी नॉट भी क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट होता है और किस में लिया जाता है, केल्विन में। जैसे वाटर की बात करें तो वाटर के लिए हमें पता है टी नॉट बी की वैल्यू कितनी है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। फिर एम सॉल्वेंट मतलब मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट लेना है। डेल्टा एच वेपराइजेशन प्रॉब्लम में आपको हमेशा गिवन रहेगा कि इसके वेपराइजेशन की कितनी एनर्जी है ना, तो जितना हीट लगेगा सॉलिड को वेपर में कन्वर्ट, लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट करने के लिए उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डेल्टा एच वेपराइजेशन, लिक्विड से वेपर में जाने के लिए। तो ये सब समझा दिया था मैंने। केबी के फॉर्मूले में डेल्टा एच वेपराइजेशन मोलर हीट ऑफ वेपराइजेशन कहलाता है। हीट रिक्वायर्ड टू वेपराइज 1 मोल ऑफ सॉल्वेंट, 1 मोल सॉल्वेंट को कितना लगता है। कभी कभी क्वेश्चन में एल वेपराइजेशन भी दे देता है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन 1 ग्राम के लिए होता है, तो आपको अगर 1 मोल में कन्वर्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा, उसके मोलर मास से क्या कर दो, मल्टीप्लाई। तो ग्राम किस में चला जाएगा, मोल में सीधा। और आर की यूनिट मैंने बताया था, डेल्टा एच की यूनिट पे डिपेंड करेगा जूल ले रहे हैं कि कैलोरी ले रहे हैं, ठीक है, उसके बेसिस पे। तो एक क्वेश्चन मैंने सिंपल सा पहले करवाया था, कैलकुलेट केबी ऑफ वाटर इफ लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर इज 540 कैलोरी पर ग्राम। तो देखो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन आपको दे दिया था है ना, जबकि वाटर के लिए मैंने कहे हैं सारे डेटा हमें ध्यान होने चाहिए। तो हमने केबी कैलकुलेट कर लिया था इस फॉर्मूले से जाके। आर तो हमें फिक्स ही है, टी नॉट भी वाटर का फिक्स होता है कितना, 100 डिग्री सेंटीग्रेड मतलब 373 केल्विन। और डेल्टा एच वेपराइजेशन की वैल्यू हमें पता ही है, कैसे पता करेंगे, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन इनटू मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन दिया है अपने को 540, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन कितना है 540। तो नीचे 540 इंटू मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट हमने कितना ले लिया था 18। तो यहाँ से कैलकुलेट किए तो कितनी वैल्यू आई थी, 0.52 कैलोरी केल्विन केजी पर मोल। और मैंने कहे थे वाटर के लिए इंपॉर्टेंट डेटा है जिनको हमें ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए उसके बाद ये फॉर्मूला था डेल्टा टी बी इज इक्वल टू टी बी माइनस टी नॉट बी, इसको हम लोग बोलते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। और ये दूसरा फॉर्मूला अपने पास है, डेल्टा टी बी इज इक्वल टू आई इंटू के बी इंटू एन। आई कैसे कैलकुलेट करना है वो मैंने बताया आपको, 1 प्लस एन माइनस 1 इंटू अल्फा करके, ठीक है। और के बी का ये फॉर्मूला, ये तीन ही फॉर्मूले हैं जिसमें से ये फॉर्मूला पहला और दूसरा यूज होंगे, ये तो जनरली बहुत कम यूज होता है। और एक प्रॉब्लम भी हमने देखा था, कैलकुलेट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट निकालिए, विच इज ऑब्टेन बाय डिजॉल्विंग 90 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, मतलब वेट ऑफ सोल्यूट दिया था, इन 200 ग्राम ऑफ वाटर, मतलब वेट ऑफ सॉल्वेंट भी दिया था। तो वेट ऑफ सोल्यूट और वेट ऑफ सॉल्वेंट मालूम है तो इससे क्या मालूम हो जाएगी, मोलरिटी मालूम हो जाएगी। और चूंकि ये किसके लिए है, वाटर में डिजॉल्व कर रहा है, तो वाटर मतलब सॉल्वेंट के बी हमें मालूम ही होगा, के बी ऑफ वाटर दिया है हमें, तो के भी मालूम हो गया, एम भी मालूम हो गया। आई की वैल्यू क्या होगी, तो चूंकि सोल्यूट क्या है, ग्लूकोज, तो ग्लूकोज तो ना डिसोसिएट होगा ना एसोसिएट होगा, तो आई की वैल्यू कितनी, 1। तो यहाँ से पहले क्या कैलकुलेट कर लिया हमने, डेल्टा टी बी कैलकुलेट कर लिया था। और डेल्टा टी बी मैंने आपको बोला कि वो डिग्री सेंटीग्रेड में भी हो सकता है और वो चीज केल्विन में भी हो सकती है। तो डेल्टा टी बी बराबर टी बी माइनस टी नॉट बी, तो टी बी हमें पता ही है, हमें क्या निकालना है, टी बी निकालना है, टी नॉट भी हमें पता होता है वाटर के लिए,
टी नॉट भी कितना होता है वाटर के लिए 100 डिग्री सेंटीग्रेड या 373। तो अगर आंसर डिग्री सेंटीग्रेड में पूछेगा तो 101.3 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है ना। और आंसर अगर केल्विन में पूछा है तो 373 में उस वैल्यू को जोड़ना पड़ता है, ध्यान रखना है ना। आंसर डिग्री सेंटीग्रेड में भी पूछ सकता है हमसे, चाहे तो हमसे केल्विन में भी पूछ सकता है। और मैंने समझाया था आपको, इस पे फिक्स टाइप के प्रॉब्लम है। एक तो इस तरीके का प्रॉब्लम बनेगा जिसमें हमें बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन पूछेगा, दूसरे तरीके का प्रॉब्लम पूछेगा जिनमें हमें चाहे वेट ऑफ सोल्यूट अननोन कर सकता है या मोलर मास ऑफ सोल्यूट अननोन कर सकता है, चाहे वेट ऑफ सॉल्वेंट अननोन कर सकता है। तो एक प्रॉब्लम में इनमें से भी किसी एक को अननोन करके एक और न्यूमेरिकल दिखाता हूँ। तो आज हम लोग अगले न्यूमेरिकल पे अटेम्प्ट करते हैं कि और किस तरीके के न्यूमेरिकल्स इस पे आते हैं। तो जैसे देखो नेक्स्ट प्रॉब्लम में ले रहा हूँ। नेक्स्ट प्रॉब्लम है अपने पास कैलकुलेट, देखो नेक्स्ट प्रॉब्लम है अपने पास कैलकुलेट मोलर मास ऑफ, मैं सोल्यूट का मोलर मास अननोन करता हूँ इस प्रॉब्लम में। कैलकुलेट मोलर मास ऑफ ए नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। मैंने बता दिया था इसके अंदर हमेशा हमें सोल्यूट कैसा लेना है, नॉन वोलेटाइल लेना है। कैलकुलेट मोलर मास ऑफ ए नॉन वोलेटाइल सोल्यूट हैविंग want of factor 4। want of factor उसका मतलब किसकी वैल्यू दे दी, I की 4, हुज 20 ग्राम ऑन डिजॉल्विंग, जिसका 20 ग्राम डिजॉल्व किया जा रहा है ऑन डिजॉल्विंग इन 500 ग्राम ऑफ वाटर। 500 ग्राम वाटर में डिजॉल्व किया जा रहा है इन 500 ग्राम ऑफ वाटर, प्रोड्यूसेज अ सॉल्यूशन हैविंग बॉइलिंग पॉइंट, मतलब सॉल्यूशन हैविंग बॉइलिंग पॉइंट मतलब दिस इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। कितना दिया है, 105.2 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये 100 से ज्यादा ही आना चाहिए था, क्योंकि आप देखो किस में डिजॉल्व कर रहे हो, 500 ग्राम वाटर में। मतलब वाटर क्या है हमारे लिए, सॉल्वेंट है। तो जब भी हम लोग वाटर क्या है यहाँ पे, सॉल्वेंट है, वाटर में डिजॉल्व किया जा रहा है ना सॉल्वेंट। और किसको डिजॉल्व कर रहे हैं, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट को डिजॉल्व कर रहे हैं, ठीक है ना। तो वाटर सॉल्वेंट है तो वाटर का एक्चुअल में बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है। जैसे ही हमें वाटर सॉल्वेंट की तरह दिखे ना, हमें तुरंत उसका टी नॉट बी मालूम हो जाना चाहिए। टी नॉट बी क्या है, प्योर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट इन प्योर फॉर्म। तो ये कितना होता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो जाहिर सी बात है जब आप किसी नॉन वोलेटाइल सोल्यूट को डाल दोगे तो 100 से क्या हो जाएगा, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, मतलब वैल्यू देखो बढ़ चुकी है। तो सॉल्यूशन हैविंग बॉइलिंग पॉइंट कितना दे दिया है, 105.2 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब ये किसकी वैल्यू दी है हमें, क्वेश्चन में क्या गिवन है, ये टीबी की वैल्यू दी है। सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर, सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट कितना हो जाता है, 105.2 डिग्री सेंटीग्रेड। तो दिस इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के बॉइलिंग पॉइंट को किससे डिनोट करते थे, टीबी से। टीबी किसको बताता है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन को। और टी नॉट बी किसको बताता है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट को। और डेल्टा टीबी किसको बताता है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। और फॉर्मूला यही लगाना है, एक लाइन का फॉर्मूला बस लगाना होता है और कुछ नहीं करना है। तो टीबी हमें पता है, सॉल्यूशन हैविंग बॉइलिंग पॉइंट, सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट थोड़ा सा एलिवेट हो गया, 100 से कितना हो चुका है, 105.2 डिग्री सेंटीग्रेड। ये टी नॉट भी हमें कैसे मालूम चला, क्योंकि हमें पता है वाटर के लिए बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो कितना होता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर कोई और सॉल्वेंट रहता है, जैसे बेंजीन रहेगा, इथेनॉल, मिथेनॉल, क्लोरोफॉर्म, कुछ अदर तरीके के सॉल्वेंट रहेंगे ना, तो उसका टी नॉट बी भी क्या रहेगा प्रॉब्लम में गिवन। क्योंकि वाटर के बारे में बात हो रही है तो वाटर का टी नॉट भी हमें ऑलरेडी नोन है। और देखो मैंने आपको केबी की वैल्यू भी नहीं दी है, क्योंकि मैंने आपको बता दिया वाटर जब सॉल्वेंट की तरह यूज होगा तो वाटर के लिए मैंने कहा है कि केबी के डेटा ध्यान ही रखो 0.52। वैसे तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में हमेशा ये क्या रहता है, गिवन रहेगा आपको। तो देखो क्या करना है इसमें, कैलकुलेट मोलर मास, हमें निकालना क्या है, मोलर मास निकालना है। कैलकुलेट मोलर मास, मोलर मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, मतलब मोलर मास हमारे लिए सोल्यूट का क्या है, अननोन है, ये क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। हैविंग वांट ऑफ फैक्टर 4, मतलब आई की वैल्यू कितनी लिख दे, 4। जो जो डेटा मिले ना उनको देख लिया करो पहले, क्वेश्चंस को करने का ये तरीका होता है। वांट ऑफ फैक्टर कितना दिया है, 4, तो आई की जगह पे कितना रख देता हूं मैं, 4। हुज 20 ग्राम ऑफ डिजॉल्विंग इन 500 ग्राम ऑफ वाटर, 20 ग्राम ऑन डिजॉल्विंग, जिसका 20 ग्राम डिजॉल्व किया जा रहा है, मतलब दिस इज द वेट ऑफ किसका हो गया, सोल्यूट का। तो वेट ऑफ सोल्यूट तुरंत लिख दिया कितना, 20 ग्राम, है ना। क्वेश्चंस को पढ़ के पहले आप ये सब पता लगा लिया करो क्या क्या चीजें दी हैं। तो वेट ऑफ सोल्यूट कितना हो जाएगा हमारे लिए, 20 ग्राम। 500 ग्राम ऑफ वाटर में डिजॉल्व किया जा रहा है, मतलब वेट ऑफ सॉल्वेंट भी दे दिया हमें, वाटर सॉल्वेंट है,
कितना दे दिया 500 ग्राम। प्रोड्यूसेस अ सॉल्यूशन हैविंग बॉइलिंग पॉइंट इतना। तो बस क्या करना है बेटा, इसमें सब तो पता ही है ना, अपने पास ये अननोन है। तो मैंने बताया ही अभी आपको कि ये फॉर्मूला जो है अपना, इस फॉर्मूले के अंदर डेल्टा टी बी इक्वल टू आई केबी इंटू एम में वेट ऑफ सोल्यूट, मोलर मास ऑफ सोल्यूट, वेट ऑफ सॉल्वेंट, इनमें से किसी को अननोन कर सकता है। इस बार किसको अननोन किया, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट को। तो बस देखो फॉर्मूले से जाते हैं हम लोग। क्या है फॉर्मूला, डेल्टा टी बी इक्वल टू आई इंटू के बी इंटू एम। एम मतलब मोलालिटी। अब डेल्टा टीबी का फॉर्मूला क्या है, क्या डेल्टा टीबी को हम लोग, डेल्टा टीबी मालूम है नहीं, लेकिन डेल्टा टीबी का फॉर्मूला है ना अपने पास टीबी माइनस टी नॉट बी। तो डेल्टा टीबी की जगह पे हम लोग क्या रख सकते हैं, टीबी माइनस टी नॉट बी। ठीक है, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू टीबी माइनस टी नॉट बी। आई की वैल्यू कितनी दी है 4, केबी की वैल्यू कितनी, वाटर के लिए मैंने बताया 0.52। क्वेश्चंस में जब बुक में देखोगे तो आपको गिवन रहेगा केबी की वैल्यू, पर अभी चूंकि मैंने बताया वाटर के लिए हमेशा कितना 0.52, तो केबी की वैल्यू 0.52 इंटू मोलालिटी इज इक्वल टू क्या लिखोगे बताओ, मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। तो ये हो गया मोल्स, मोल्स कैसे, मास अपॉन मोलर मास ऑफ, मोल्स ऑफ सोल्यूट, मोल मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाई, अच्छा बी से रिप्रेजेंट करते हैं ना, ए लिख दिया मैंने सॉरी, मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाई वेट ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, ये मोलालिटी का फॉर्मूला होता है, इन केजी लेना होता है, बस ये ध्यान रखना है इसे। तो क्या हो जाएगा बताओ, टीवी की वैल्यू मालूम है क्या हमें, टीवी की वैल्यू प्रॉब्लम में हमें क्या है गिवन है। तो टीवी की वैल्यू कितनी गिवन है हमारे लिए 105.2 माइनस टी नॉट बी की वैल्यू हमें मालूम है कितना 100 इज इक्वल टू कितना 4 इंटू 5.52 इंटू वेट ऑफ सोल्यूट हमारे लिए कितना दिया है 20 डिवाइडेड बाई मोलर मास उसका क्या है अननोन है तो 20/m डिवाइडेड बाई वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो सॉल्वेंट कितना दिया है 500 ग्राम। तो क्या 500 ग्राम को 500 डिवाइडेड बाई 1000 कर दे तो ये केजी में कन्वर्ट हो जाएगा। अब बस यहाँ से देखो एक अननोन है, सॉल्व हो जाएगा प्रॉब्लम आसानी से। कैसे, ये देखो 1/2 तो 2 ऊपर चला जाएगा, यहाँ से ये करो तो ये कितना आएगा 5.2 आ जाएगा। 105 में से 100 जाएगा तो कितना आ जाएगा 5.2। चाहे इसको केल्विन में कन्वर्ट करके भी डिफरेंस निकालोगे तो कितना आता 5.2। तो 5.2 इज इक्वल टू 4 इंटू 0.52 इंटू ये 2 ऊपर चला जाएगा तो 20 इंटू 2 डिवाइडेड बाई मोलर मास ऑफ सोल्यूट, ये अननोन है अपने लिए। तो देखिए यहाँ से आसानी से सॉल्व हो सकता है प्रॉब्लम। अब क्या करें हम लोग, ये 5.2 है, ये 0.52 है, तो ये देखो ये यहाँ सीधा सीधा कितनी बार में जा रहा है 10 बार में चला जाएगा, 10 टाइम्स है ना इसका, तो ये हो गया इसका 10 टाइम्स। और ये देखो जरा 10 2 जा 20 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 2 2 जा 4 4 जा, तो एम सोल्यूट अगर इस साइड में लेके आता हूँ मैं मोलर मास ऑफ सोल्यूट तो ये कितना आ गया, सब कट चुके हैं ना, 4 इंटू 2 इंटू 2 तो कितना आ जाएगा 16 ग्राम हो जाएगा। खत्म हो गया आंसर। तो हमसे पूछा है व्हाट विल बी द मोलर मास ऑफ सोल्यूट, तो हमारे लिए आंसर कितना आ जाएगा 16 ग्राम। समझे कैसे किया। तो एकदम आसान से प्रॉब्लम होते हैं, कुछ करना नहीं होता, बस ये फॉर्मूला हमें दिमाग में होना चाहिए, डेल्टा टी बी इज इक्वल टू आई इंटू के बी इंटू एम। इसी फॉर्मूले से लगाना है। आई या तो क्वेश्चन में डायरेक्ट इसमें दे दिया, किसी किसी में सॉल्ट के फॉर्म में दे देगा। जैसे मान लो AlCl3 बोल देता तो वन ऑफ फैक्टर कितना हो जाता 4 ना, 1 और 3 4, और डिग्री ऑफ कुछ डिसोसिएशन दे देता तो वन ऑफ फैक्टर थोड़ा सा क्या होता वेरी होता। तो बस इसी फॉर्मूले को यूज करना है, ये और ये डेल्टा टी बी बराबर टी बी माइनस टी नॉट बी। इन्हीं दो फॉर्मूलों को यूज करके सारे प्रॉब्लम हमें सॉल्व करने हैं। तो जैसे इसमें मोलर मास अननोन कर दिया तो भी निकाल ले। तो ये दूसरे तरीके का प्रॉब्लम ऐसा बनेगा, इन तीनों में से किसी एक को अननोन करेगा। तो मैंने एक प्रॉब्लम आपको करवा दिया है, ठीक है। और एक तरीके का और प्रॉब्लम इसमें बनता है, बस उसको भी मैं नेक्स्ट पार्ट में ले लेता हूँ। चलो तो बेटा एक दूसरे तरीके का थर्ड टाइप का ये प्रॉब्लम बन सकता है अपने पास। एक सिंपल सा बनता है जिसमें आपको सीधा क्या निकालना होता है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन निकालने वाला। एक प्रॉब्लम ऐसा बनता है जिसके अंदर हम लोग क्या कैलकुलेट करते हैं, किसी का भी मोलर मास, जैसे सोल्यूट का मोलर मास या सॉल्वेंट का मास पूछ सकता है या सोल्यूट का मास पूछ सकता है। एक और प्रॉब्लम बनता है जिसमें कॉम्बिनेशन दे सकता है एक साथ कई चीजों का। इन तीन प्रॉब्लम के अलावा किसी तरीके का इसमें प्रॉब्लम आपको दिखाई नहीं देगा। अ सॉल्यूशन कंटेंट्स, देखो ये नए तरीके का एक प्रॉब्लम ये बन सकता है, सॉल्यूशन कंटेंट्स 5.85% W/W ऑफ NaCl, 9.5% W/W ऑफ MgCl2। मिक्सिंग का दे देगा है ना, एक साथ बहुत सारे सॉल्यूट को डाल देता है। एंड 3% W/W ऑफ यूरिया।
ठीक है ना। A solution contain 5.this% NaCl, this percent of MgCl2 and 3% W/W of यूरिया। हमसे बोला है कैलकुलेट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। क्वेश्चन ये है कैलकुलेट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, और मैंने आपको बता ही दिया है। अच्छा, क्या सॉल्वेंट दिया है क्वेश्चंस के अंदर, कहाँ पे किस में डाला जा रहा है? तो क्योंकि सॉल्वेंट गिवन नहीं तो सॉल्वेंट जाहिर सी बात है क्या होगा, वाटर ही होगा, है ना। एक सॉल्यूशन कंटेन किया इतने परसेंट NaCl, दिस परसेंट ऑफ MgCl2, दिस परसेंट ऑफ यूरिया, कैलकुलेट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। तो चूंकि सॉल्वेंट गिवन नहीं है तो हमेशा क्या लेना है, वाटर ही लेना है। और मान लो मैं गिवन भी दे देता हूँ, मैंने तो कह दिया है कि वाटर का गिवन हमेशा Kb रहेगा, Kb फॉर वाटर इज इक्वल टू कितना 0.52 केल्विन केजी पर मोल। तो ये Kb हमें वाटर के लिए गिवन रहेगा, ये हमेशा प्रॉब्लम में नोन रहेगा, ये गिवन रहेगा, हमें ध्यान में रहना चाहिए वाटर के लिए। ठीक है, तो अब देखो इस तरीके के प्रॉब्लम कैसे करोगे, जब एक से ज्यादा मिक्सिंग के प्रॉब्लम आ जाते हैं ना, तो उनको करने का तरीका मैं बता रहा हूँ क्या करो, है ना। एक से ज्यादा भी आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं, जैसे ये कंटेनर है सपोज करिए, इसके अंदर आपको क्या क्या दिया है, 5.85% W/W किसका दिया है, हमें NaCl का दिया है, NaCl का। सेकंड जो इंफॉर्मेशन दिया है वो दिया है हमें 9.5% W/W किसका, MgCl2 का। और एक दिया है 3% W/W किसका, यूरिया का। तो देखो मोर देन वन कंपोनेंट वाले है ना, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको क्या करना है, देखो 5.85% W/W ऑफ NaCl का मतलब क्या, 100 ग्राम वाटर के अंदर इतना ग्राम किसका डाला गया है, NaCl का। 3% W/W यूरिया का मतलब क्या है, ये परसेंट W/W मतलब बताया था ना, परसेंट W/W का मतलब क्या होता है कि वेट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट पर 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, वेट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट पर 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। तो 100 ग्राम में इतना ग्राम NaCl है, उसी 100 ग्राम में 9.5% W/W MgCl2 का है, और 3% W/W का मतलब है 100 ग्राम सॉल्यूशन के अंदर 3 ग्राम किसका है, यूरिया का। तो सबसे पहले यहां से वेट ऑफ सॉल्वेंट निकाल लिया करो, सबसे पहले क्या निकाल लो, सॉल्वेंट। और चूंकि सॉल्वेंट हमारे लिए नहीं दिया है तो सॉल्वेंट क्या लेंगे हम लोग, वाटर। तो वेट ऑफ सॉल्वेंट क्या होगा, 100 माइनस इनके मास कर दूं, 100 माइनस 5.85 NaCl 100 ग्राम में 5.85% W/W मतलब क्या है, 5.85 ग्राम ऑफ NaCl इज डिजॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। 9.5% W/W मतलब 9.5% ऑफ MgCl2 डिजॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, एंड 3% W/W का मतलब क्या है, 3 ग्राम ऑफ यूरिया इज डिजॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। तो हमें अगर निकालना है कि सॉल्वेंट का कितना मास है, तो ये सब मास उसी 100 ग्राम में मौजूद है, तो 100 में से इनके मास के सम को क्या कर दो, माइनस, तो मुझे पता चल जाएगा कि एक्चुअल में सॉल्वेंट कितना है। तो 100 माइनस 5.85 प्लस 9.5 प्लस 3, तो इसे जब हम माइनस करेंगे बेटा तो ये आपका 81.65 ग्राम आ रहा है। तो ये क्या हो गया हमारे लिए, वेट ऑफ सॉल्वेंट। अब कैसे करना है इस तरीके के प्रॉब्लम को, हमसे तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन पूछा है। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन पूछने का मतलब हमसे किसकी वैल्यू पूछा है इसने, टीवी की वैल्यू। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ टीवी, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, टीवी पूछा है। और T0 भी तो मैंने बता ही दिया है, चूंकि वाटर है तो वाटर का T0 भी तो मैंने बताया ना बेटा, वाटर के लिए T0 भी फिक्स है, कितना, हमेशा 100 डिग्री सेंटीग्रेड। दूसरा कोई सॉल्वेंट रहता तो जरूर T0 भी दिया होता। तो हमें बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन निकालना है, और अपने पास केवल एक फॉर्मूला है, कौन सा, मैंने बताया, डेल्टा TB इज इक्वल टू I इंटू KB इंटू M, सिर्फ ये फॉर्मूला। और डेल्टा TB का क्या होता है, TB माइनस T0 भी, बस ये दो फॉर्मूले हैं। अब इसी फॉर्मूले को ढंग से बस यूज करने आना चाहिए, डेल्टा TB इज इक्वल टू I इंटू KB इंटू M। तो देखो जरा सा, NaCl है, MgCl2 यूरिया है, तो इन सब का अलग अलग आई होगा। जैसे NaCl की बात करूं तो NaCl के लिए आई की वैल्यू कितनी होगी, NaCl की आई की बात करो तो एक और एक कितने हो जाएंगे, 2 अंश में टूटेगा ना, तो NaCl की आई की वैल्यू कितनी होगी, 2, मतलब इसका 1 मोल डालोगे तो 2 पार्टिकल में कन्वर्ट होगा। MgCl2 के लिए आई की वैल्यू कितनी होगी, 2 क्लोराइड और 1 ही, तो 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3। और यूरिया नाइदर गोज फॉर एसोसिएशन नॉट डिसोसिएशन, तो इसके लिए आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। ठीक है, तो यूरिया के लिए 1, NaCl का। अब चूंकि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन नहीं दिया है तो हम लोग 100% मानते हैं, तो आई की वैल्यू किसके बराबर है, n के बराबर, तो कितनी होगी आई की वैल्यू, 2, इसके लिए आई की वैल्यू 3, इसके लिए आई की वैल्यू 1। तो देखो सबका आई तो अलग अलग है, सबका आई क्या होने वाला है, अलग अलग। मोलालिटी की बात करूं, मोलालिटी, तो मोलालिटी क्या होता है, मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो वेट ऑफ सॉल्वेंट तो सबके लिए सेम है, वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना आना है, 81.65 ग्राम, क्योंकि इसी में सब डिजॉल्व है। तो वेट ऑफ सॉल्वेंट तो सबके लिए क्या हो गया, फिक्स हो गया। लेकिन क्या मोल्स ऑफ सोल्यूट सबके चेंज होंगे ना, सबका मास अलग अलग है, तो मोल्स ऑफ सोल्यूट सबके क्या होंगे, चेंज।
तो ये मोलालिटी बार बार बदलेगी मतलब, है ना, लेकिन केबी की वैल्यू क्या है, फिक्स है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस को करने का तरीका है बेटा, इसे केबी तो सबका सेम आने वाला है, तो केबी और इसमें ब्रैकेट में इस तरीके से लिख लो I1 प्लस M1 प्लस I2 प्लस M2 प्लस I3 M3, ऐसे कर लिया करो, है ना। सबके अलग अलग मोलालिटी का क्या निकाल लिया करो, आई इंटू, क्योंकि आई सबका बदलने वाला है, मोलालिटी भी सबकी चेंज होने वाली है, तो इस तरीके से ऐसे क्वेश्चंस को डील करते हैं। तो देखो बेटा ये क्वेश्चंस भी काफ़ी इजी हो जाता है, तो ये 0.52 हो जाएगा, ठीक है। अब बात करूं मैं, किसकी बात की जाए, फर्स्ट ले लेते हैं NaCl को हम लोग 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं, इसको 3 मान लेते हैं। तो NaCl के लिए आई की वैल्यू कितनी है, 2 है, ठीक है। और इसकी मोलालिटी क्या होगी, NaCl की मोलालिटी, तो 5.85% W/W का मतलब क्या है, 5.85 ग्राम डिजॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है ना। तो अब इसकी मोलालिटी कैसे निकालोगे, तो मोलालिटी के लिए इसके मोल्स चाहिए, तो 5.85 डिवाइडेड बाई 58.5, तो ये क्या हो गया इसका मोल्स हो गए, मोल्स ऑफ NaCl, डिवाइडेड बाई वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो अब वेट ऑफ सॉल्वेंट इन सबको डालने के बाद सॉल्वेंट का वेट कितना बचा है, 81.65 ना, तो ये हो जाएगा 81.65 डिवाइडेड बाई 1000, क्योंकि ये केजी में लेना है ना, प्लस ये समझे क्या, तो दिस इज द मोलालिटी ऑफ किसका, NaCl का। इस सॉल्यूशन में मोलालिटी कितनी होगी NaCl की, ये हो गया उसका मास और ये हो गया उसका मोलर मास, और मास अपॉन मोलर मास से मोल्स मिल गया हमें NaCl का, डिवाइडेड बाई क्या, वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट का वेट अब कितना है, पहले तो 100 ग्राम में था, लेकिन सब एक साथ मिक्स है ना, तो वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना है अपने पास 81.65, प्लस दूसरे का देखो I2 की वैल्यू कितनी 3, तो 3 इंटू, बताओ इसके मोल्स कितने होंगे, तो इसका मास कितना है 9.5 डिवाइडेड बाई MgCl2 का मोलर मास, ये 35.5 का डबल कितना होता है 71, और मैग्नीशियम का 24, तो 71 और 24 ऐड करोगे तो कितना आएगा 95 आ जाएगा, ठीक है। तो ये मास अपॉन मोलर मास से मोल्स मिल गया, ये 3 क्यों आया, इसका क्वांटम फैक्टर आई की जगह पे, और डिवाइडेड बाई वेट ऑफ सॉल्वेंट, तो इसके लिए भी उतना ही है, वेट ऑफ सॉल्वेंट इसके लिए भी कितना है 81.65, प्लस अगले की बात करूं यूरिया, यूरिया के लिए क्वांटम फैक्टर आई की वैल्यू कितनी है 1 इंटू, उसके मोल्स कितने होंगे, तो मास कितना है 3 ग्राम, 3% W/W का मतलब कितना है 3 ग्राम, तो मास अपॉन मोलर मास, यूरिया का मोलर मास कितना होता है 60, तो ये हो गया 3/60 डिवाइडेड बाई वेट ऑफ सॉल्वेंट 81.65 डिवाइडेड बाई 1000, ठीक है। तो देखो ये काफ़ी बड़ा सा इस तरीके से आपको सम करके बस निकालना है, कुछ और करना नहीं है इसमें चेंज। तो देखो अब यहाँ से कैसे हो जाएगा 0.52 इंटू, क्या इनमें आप देख रहे हैं नीचे सब में ये कॉमन है कि नहीं, क्या नीचे सबका वेट ऑफ सॉल्वेंट तो तीनों के लिए सेम ही रहेगा ना, जिसमें भी डाला गया वेट ऑफ सॉल्वेंट क्या हो गया है सेम, तो इससे मैं बाहर ले लूँ यहाँ से, तो ये कितना हो जाएगा, अगर जैसे इसको बाहर लेते हैं हम लोग, तो ये 1000 में ऊपर भेज देता हूँ, तो ये 1000 अपॉन 81.65 बाहर आ गया, ठीक है, 1000 अपॉन 81, ये पूरा बाहर लिया तो 1000 ऊपर चला जाएगा ना, तो ये कितना बचा 2 इंटू, इसको जब सॉल्व करेंगे हम लोग 5.85 डिवाइड 58.5, तो इसको डिवाइड करो तो कितना आएगा 0.1 आ जाएगा, प्लस 3 इंटू, इससे भी डिवाइड करो तो 0.1 आएगा 9.5 में 95 से, प्लस 1 इंटू 3/60 करोगे तो कितना आएगा 1/20, और 1/20 का मतलब कितना होता है 0.05, ठीक है क्या, चलो बस तो अब हो जाएगा, आसानी से सॉल्व हो जाएगा अब ये प्रॉब्लम। देखो ये ऊपर वाला मैं पूरा आपको कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूँ, है ना, ये कैलकुलेटेड वैल्यू मैं आपको बता देता हूँ। जब आप 1000 से इसको मल्टीप्लाई करो तो ये कितना हो जाएगा, देखो 520 इंटू ब्रैकेट में कितना आएगा 2.1 प्लस 3.1 प्लस 0.05 डिवाइडेड बाई कितना 81.65, तो आप इसे कैलकुलेट कर लीजिएगा, 3 2 कितना हो जाएगा 5, ये सम करके और मल्टीप्लाई करोगे 520 में, तो डेट वैल्यू विल बी कम्स आउट टू बी 286, कितना आएगा 286 डिवाइडेड बाई कितना है 81.65, तो ये कैलकुलेशन आपको आ रहा है कितना 3.50 आएगा, तो कैलकुलेट करने पर कितना आएगा 3.50। तो ये देखो डेल्टा टीबी की वैल्यू आ गई कितनी 3.50, हमसे तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन पूछा है ना, तो क्या समझे यहाँ से, देखो डेल्टा टीबी इज इक्वल टू 3.5, और डेल्टा टीबी इज इक्वल टू हमें पता है ये क्या लिखा जा सकता है टीबी माइनस टी नॉट बी इज इक्वल टू कितना है 3.5, टीबी माइनस टी नॉट बी इज इक्वल टू कितना 3.5, तो यहाँ से बताओ टीबी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, टीबी इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन ना, तो टीबी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3.5 प्लस टी नॉट बी, 3.5 प्लस टी नॉट बी।
अब आंसर मैं दोनों बताऊंगा। देखो अगर 100 ले लिया यहाँ पे 100 डिग्री सेंटीग्रेड तो आंसर कितना हो जाएगा 103.5 डिग्री सेंटीग्रेड। तो अगर डिग्री सेंटीग्रेड में आंसर पूछेगा तो 103.5 डिग्री सेंटीग्रेड, और अगर हमसे केल्विन में आंसर पूछेगा तो क्या करना है 3.5 को 273 ऐड करना है। तो 273 अगर ऐड कर दोगे तो कितना हो जाएगा 276.5 केल्विन। तो केल्विन में ये आंसर हो जाएगा हमारा, समझे क्या। तो 273 और 3 कितना 276.5। तो केल्विन में अगर आंसर पूछा तो ये हुआ, डिग्री सेंटीग्रेड में आंसर पूछेगा तो ये हो जाएगा हमारे लिए। तो है ना काफी इजी ये भी प्रॉब्लम करना। I इंटू के बी इंटू एम लगाओ और बस उससे सॉल्व कर लो, तुरंत हो जाएगा। ठीक है, तो आसानी से ये भी कर सकते हैं हम लोग। क्लियर है क्या ये कैसे किया हमने? ठीक है ना, बस मोर देन वन कंपोनेंट जब भी रहे तो उनको अलग अलग सबका I इंटू एम वन प्लस I2 इंटू एम टू प्लस I3 इंटू M3 जोड़ के और इस तरीके से सॉल्व किया जाता है। तो ये 3 तरीके के प्रॉब्लम बन सकते हैं और तीनों तरीके के प्रॉब्लम मैंने आपको करवा दिए हैं। नाउ वी आर कमिंग टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। नेक्स्ट पार्ट में स्टार्ट करता हूँ मैं। तो चलो बेटा अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखते हैं। हमारा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट सेकंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी खत्म हो गया। नाउ वी आर कमिंग टू आवर थर्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, दैट इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। अभी मैं एक साथ दोनों का कंबाइंड फॉर्म वाले क्वेश्चंस भी लूंगा, अगली क्लास में होगी। ठीक है ना, अभी हम लोग एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का कॉन्सेप्ट खत्म हो गया, हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। नेक्स्ट टॉपिक है अपना डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, किस तरीके से होता है। तो सबसे पहले तो बेटा हमें ये समझ में आना चाहिए कि आखिर फ्रीजिंग पॉइंट का मीनिंग क्या है। व्हाट डू यू मीन बाय फ्रीजिंग पॉइंट। जैसे बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्या होता था, ऐसा टेम्परेचर जिसके ऊपर एटमॉस्फेयर वेपर प्रेशर किसके बराबर हो जाता था, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर। अब फ्रीजिंग पॉइंट का अगर मुझसे मतलब पूछे कि फ्रीजिंग पॉइंट का मीनिंग क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट, तो देखो फ्रीजिंग पॉइंट किसको बोलोगे। फ्रीजिंग पॉइंट वो पॉइंट होता है जिसके ऊपर सॉलिड और लिक्विड फेज आपस में क्या जाते हैं, इक्विलिब्रियम में। बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्या था, जिसपे लिक्विड और वेपर किस में आ रहे थे, इक्विलिब्रियम में। आपको फेज डायग्राम याद है बेटा, देखो फेज डायग्राम में मैंने बताया था आपको, जब आपका लिक्विड और सॉलिड, इस पॉइंट पे लिक्विड और सॉलिड इक्विलिब्रियम में होते हैं उसको बोलते हैं फ्रीजिंग पॉइंट, और जहां पे लिक्विड और वेपर इक्विलिब्रियम में होते हैं उसको क्या बोलते थे, बॉइलिंग पॉइंट। तो फ्रीजिंग पॉइंट का मतलब क्या है हमारे लिए, फ्रीजिंग पॉइंट उस पॉइंट को बोला जाएगा द टेम्परेचर एट विच ऐसा टेम्परेचर, द टेम्परेचर एट विच सॉलिड एंड लिक्विड phases are in equilibrium। ऐसा पॉइंट, द टेम्परेचर एट विच सॉलिड एंड लिक्विड phases are in equilibrium is known as freezing point। उसे क्या बोलते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट। तो फ्रीजिंग पॉइंट का मतलब बेटा वो होता है, फ्रीजिंग पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है, एक ऐसा टेम्परेचर जिसके ऊपर टेम्परेचर एट विच सॉलिड एंड लिक्विड फेज, है ना, सॉलिड और लिक्विड। फ्रीज होने का मतलब क्या है, आप पानी को फ्रीज करने का मतलब क्या है, पानी किस में आ जाए, आइस के फॉर्म में। तो सॉलिड और लिक्विड उस पर क्या आ जाते हैं, इक्विलिब्रियम में। उसी पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं। और करके एक इसकी सेकंड डेफिनेशन क्या है, दूसरी डेफिनेशन इसकी क्या बोली जाती है, दूसरी डेफिनेशन ये है कि ऐसा पॉइंट जिसके, ऐसा टेम्परेचर जिसके ऊपर वेपर प्रेशर सॉलिड का वेपर प्रेशर लिक्विड के क्या हो जाए, बराबर। तो और करके मैं ये भी लिख देता हूं, टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड, टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड becomes equal to वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड। ठीक है ना, टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड becomes equal to वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड is known as फ्रीजिंग पॉइंट। समझे क्या। तो फ्रीजिंग पॉइंट का एक और डेफिनेशन अपने पास बेटा, एक ऐसा टेम्परेचर जिसके ऊपर वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड का वेपर प्रेशर बिकम्स इक्वल टू किसके हो जाए, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड के, सॉलिड का वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड के बराबर हो जाए, उस पॉइंट को भी क्या बोलते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट बोला जाता है। ठीक है,
तो वेपर प्रेशर के टर्म्स में डेफिनेशन ध्यान रखिए, सॉलिड का वेपर प्रेशर लिक्विड के बराबर होना, और अगर सॉलिड और लिक्विड फेज इक्विलिब्रियम में आएंगे तो उसको भी क्या बोलते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट। अब जैसे अगर मैं बात करूं सॉलिड और लिक्विड इक्विलिब्रियम में आने का मतलब क्या है, H2O सॉलिड है और H2O सॉलिड किसके साथ इक्विलिब्रियम में आ जाए, H2O लिक्विड के साथ। H2O सॉलिड किसके साथ इक्विलिब्रियम में आ जाए, H2O लिक्विड के साथ। तो मुझे बताओ सॉलिड से लिक्विड में जाना बेटा एक किस तरीके का रिएक्शन है, एंडोथर्मिक होगा कि एक्सोथर्मिक होगा। तो सॉलिड से लिक्विड में जाना एक तरीके का एंडोथर्मिक रिएक्शन है, मतलब इसका डेल्टा एच कैसा रहेगा, ये एंडोथर्मिक है और एंडोथर्मिक रिएक्शंस के लिए डेल्टा एच क्या होता है, पॉजिटिव होता है। एंडोथर्मिक का डेल्टा एच क्या होता है, पॉजिटिव। और ये इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट किस पे करेगा, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, और उस टेम्परेचर को कौन सा टेम्परेचर बोलेंगे, फ्रीजिंग पॉइंट। उस टेम्परेचर को कौन सा टेम्परेचर बोला जाएगा, फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, तो जिस टेम्परेचर पे दोनों एक दूसरे को इक्विलिब्रियम में आते हैं उस टेम्परेचर को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं। तो फ्रीजिंग पॉइंट पे सॉलिड और लिक्विड किस में आ जाते हैं, इक्विलिब्रियम में। डेल्टा एच कैसा रहेगा इसका, एंडोथर्मिक। अच्छा, अगर ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है तो टेम्परेचर बढ़ाने पे फॉरवर्ड में जाएगा कि बैकवर्ड में, मतलब और ज्यादा से ज्यादा सॉलिड लिक्विड में जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं एक क्वेश्चन ही पूछूं, अब मान लो यहाँ पे वाटर है आपके पास, ठीक है, और वाटर के अंदर आपने एक आइस का टुकड़ा डाला है, ठीक है, एक आइस का मान लीजिए इसके अंदर टुकड़ा डाला, और मैंने कहा इस समय टेम्परेचर जो है वो -4 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो बताओ क्या ये आइस मेल्ट होगा क्या इसके अंदर, क्या इसके अंदर हमें मेल्ट होता हुआ दिखाई देगा, नहीं, कोई चेंज नहीं दिखाई देगा, क्योंकि -4 डिग्री सेंटीग्रेड पे तो आइस आइस के फॉर्म में ही दिखाई देगा। इवन ये वाटर भी किस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा, आइस के फॉर्म में। लेकिन अगर मान लो मैंने बोला टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड है, तब क्या होगा, तो ये आइस किस में होगा, मेल्ट होने लगेगा, किस में कन्वर्ट होने लगेगा, वाटर में। मतलब अगर हमने टेम्परेचर को बढ़ाना शुरू किया तो टेम्परेचर बढ़ाने से रिएक्शन किधर भागती है, फॉरवर्ड में जाएगी, सॉलिड से किस में कन्वर्ट होगा, लिक्विड के अंदर। वैसे भी दिख रहा है एंडोथर्मिक है तो टेम्परेचर बढ़ाने पर रिएक्शन किधर जाएगी, फॉरवर्ड में। तो सॉलिड ज्यादा से ज्यादा किस में कन्वर्ट होगा, लिक्विड में। तो अमाउंट ऑफ वाटर क्या होगा, बढ़ने लगेगा अगर ज्यादा टेम्परेचर पे आओगे तो। और टेम्परेचर को अगर कम करोगे आप, कम करते ले जाओगे, तो ये लिक्विड भी किस में कन्वर्ट होगा, आइस के अंदर। मतलब वाटर अमाउंट ऑफ आइस क्या होगा उस समय, बढ़ेगा। समझे इस बात को। तो देखो अगर हमने हीटिंग किया, हीटिंग करने का मतलब क्या हुआ, टेम्परेचर को बढ़ाना। सपोज करो मान लो मैंने फ्रीजिंग पॉइंट को टेम्परेचर कह दिया कि फ्रीजिंग पॉइंट का टेम्परेचर को मान लो मैंने T1 से डिनोट कर दिया, किससे, T1 से। तो हीटिंग करने का मतलब जो नया वाला टेम्परेचर है वो क्या हो, T1 से ज्यादा हो जाए। फ्रीजिंग पॉइंट से थोड़ा सा टेम्परेचर क्या हो जाए, ज्यादा। तो अगर फ्रीजिंग पॉइंट से टेम्परेचर ज्यादा हो जाएगा तो सॉलिड किस में कन्वर्ट होगा बेटा, ये सॉलिड किस में कन्वर्ट होने लगेगा, लिक्विड के अंदर। तो सॉलिड विल बी कन्वर्टेड इनटू लिक्विड। और सॉलिड अगर लिक्विड में कन्वर्ट हुआ तो रिएक्शन की डायरेक्शन किधर जा रही है, फॉरवर्ड में जाएगी। टेम्परेचर बढ़ाने पर रिएक्शन किधर मूव होगी, फॉरवर्ड में। और फॉरवर्ड में अगर मूव होगी तो मुझसे अगर कोई बोले अमाउंट ऑफ वाटर के बारे में क्या होगा, तो अमाउंट ऑफ वाटर क्या होगा, इंक्रीज होगा। अमाउंट ऑफ वाटर क्या होने लगेगा, बढ़ने लगेगा। लेकिन अगर किसी ने कूलिंग करा दिया तो क्या होगा, कूलिंग कराने का मतलब टेम्परेचर को T1 से कम कर दो, इस फ्रीजिंग पॉइंट से भी नीचे ले आओ। फ्रीजिंग पॉइंट मान लो 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, उससे भी नीचे लेकर आओ। जब उससे भी नीचे लेकर आओगे तो नीचे लाने पे क्या होगा, आपका लिक्विड किस में कन्वर्ट होगा, लिक्विड वापस अब किस में कन्वर्ट होने लगेगा, सॉलिड में। और ये सॉलिड में कन्वर्ट होगा तो इस तरीके के रिएक्शन को क्या बोलोगे, बैकवर्ड बोला जाएगा, है ना। और बैकवर्ड रिएक्शन अगर जा रही है तो अमाउंट ऑफ वाटर क्या होने वाला है, बैकवर्ड मतलब आप लिक्विड से किस में आ रहे हैं, सॉलिड में। तो अगर बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएंगे तो अमाउंट ऑफ वाटर डिक्रीज होगा, या इसको बोला जा सकता है अमाउंट ऑफ आइस क्या होगा, इंक्रीज होगा। अमाउंट ऑफ वाटर डिक्रीज होगा और अमाउंट ऑफ आइस क्या होगा, इंक्रीज होगा। समझे क्या इस बात को। तो ये बेटा फ्रीजिंग पॉइंट का कॉन्सेप्ट यही है कि आपको अगर कभी अमाउंट ऑफ आइस बढ़ने के लिए बोले तो जाहिर सी बात है आपको क्या कराना है, कूल कराना है। और अगर मान लो अमाउंट ऑफ वाटर को बढ़ने का अमाउंट बोल रहा है तो इसका मतलब आपने क्या कराया होगा, हीटिंग कराया होगा। तो रिएक्शन किधर मूव कर रही होगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है। ठीक है, तो फ्रीजिंग पॉइंट का मीनिंग क्लियर हो गया। इस तरीके के कभी हमसे बोले कि कब वाटर आइस में कन्वर्ट होगा तो टेम्परेचर को कम कराओ, कब आइस वाटर में कन्वर्ट होगा तो टेम्परेचर को क्या कर दो, बढ़ा दो, ताकि रिएक्शन किधर जाए, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, अब हमें तो जो पढ़ना है वो क्या पढ़ना है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट की फ्रीजिंग पॉइंट में कमी क्यों हो रही है ना, कि किस वजह से फ्रीजिंग पॉइंट में थोड़ा सा क्या आ जा रहा है, डिप्रेशन आ जा रहा है। तो डिप्रेशन मतलब कमी आना ना। तो जैसे क्या मतलब है, कमी आने का मतलब क्या है, जैसे मान लो ये प्योर वाटर अगर है, अगर ये प्योर वाटर है
तो प्योर वाटर को जब फ्रीज होगा तो उसका मान लो टी नॉट एफ से डिनोट कर रहा हूँ, उसका फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेंटीग्रेड है सपोज करिए प्योर वाटर का। जब इस वाटर के अंदर मान लो मैंने NaCl को ऐड कर दिया, क्या किया, NaCl को ऐड कर दिया, तो जैसे NaCl को ऐड कर देंगे तो अब ये कैसा बन गया, ये सॉल्यूशन बन गया ना। तो ये सॉल्यूशन का जो फ्रीजिंग पॉइंट होगा TF, अब ये 0 से बड़ा होगा कि 0 से छोटा होगा, ये TF की वैल्यू, तो दिस TF वैल्यू विल बी लेस देन T नॉट F। क्या होगा, फ्रीजिंग पॉइंट थोड़ा सा कम हो जाएगा। अगर ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे फ्रीज हो रहा होगा ना, तो जब ये सॉल्यूशन बन जाएगा तो ये फ्रीज होने लगेगा सपोज करो -4 डिग्री सेंटीग्रेड पे, मतलब वो वैल्यू 0 से क्या हो जाएगी, छोटी। और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का मतलब क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट में कमी होना। एलिवेशन तो समझ में आ जाता है बेटा कि जैसे NaCl डाल दिया सॉल्यूशन बन गया तो सोल्यूट के मॉलिक्यूल्स ऊपर आ जाएंगे सरफेस के ऊपर, तो इसकी वजह से वेपर प्रेशर कम हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन हो जाएगा। फ्रीजिंग को भी ऐसे ही समझो जरा सा। फ्रीजिंग को पहले तो मैं लॉजिकल तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कैसे घटेगा। तो जैसे ही सॉल्यूशन बनाओगे, इस सॉल्यूशन पे देखो क्या ये सोल्यूट के मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे, सोल्यूट के मॉलिक्यूल्स आ गए। सोल्यूट के मॉलिक्यूल्स जैसे ही आएंगे तो वो क्या करेंगे, सॉल्वेंट के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच के डिस्टेंस को बढ़ा देंगे। देखो ऐसे देखो, अब सरफेस पे सॉल्यूशन बनने के बाद क्या होगा, सॉल्यूशन बनने के बाद ये सोल्यूट के मॉलिक्यूल्स हैं, सोल्यूट के मॉलिक्यूल्स जो आए, ये सोल्यूट के मॉलिक्यूल्स ने क्या किया, इस सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स में क्या कर दिया, ये सॉल्वेंट का मॉलिक्यूल्स है। तो मान लो ये प्योर वाटर था, तो प्योर वाटर कितने पे फ्रीज हो रहा था, मान लीजिए प्योर वाटर जो फ्रीज हो रहा था वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे हो रहा था प्योर वाटर। लेकिन जैसे इसके अंदर हमने सॉल्यूशन बना दिया, इसका क्या बना दिया, सॉल्यूशन, तो अब क्या सॉल्यूशन 0 पे फ्रीज हो पाएगा, नहीं। ये क्या हो गया, जैसे सोल्यूट के पार्टिकल्स आए इनके बीच की डिस्टेंस क्या हो गई, बढ़ गई ना, दो मॉलिक्यूल्स के बीच की डिस्टेंस क्या हो गई, बढ़ गई। और फ्रीज करने का मतलब क्या है, इन मॉलिक्यूल्स को पास में लाना है, तो मॉलिक्यूल्स को फ्रीज करने के लिए पास में लाना है, तो पास लाने के लिए टेम्परेचर क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो मान लो पहले जब ये सोल्यूट के मॉलिक्यूल्स नहीं थे तो ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे मॉलिक्यूल्स आपस में पास में आ जा रहे थे और क्या हो जा रहा था, आइस में कन्वर्ट हो जा रहा था। लेकिन अगर हमने सोल्यूट को इसके अंदर डाल दिया है तो अब सोल्यूट ने इनके बीच की इंटर स्पेसिंग डिस्टेंस क्या कर दिया, बढ़ा दिया। तो अगर इनके बीच की डिस्टेंस बढ़ गई है तो इनको पास में लाने के लिए और टेम्परेचर को क्या करना पड़ेगा, कम, मतलब वो टेम्परेचर अब हमें 0 से भी कम ले जाना पड़ेगा, क्योंकि बीच में सोल्यूट के पार्टिकल्स आ चुके हैं ना, इंटर स्पेसिंग बढ़ चुकी है। समझे क्या बात को। तो जब सॉल्यूशन का निकालेंगे हम लोग तो ये क्या आएगा, 0 से भी छोटी वैल्यू आनी चाहिए, ये वैल्यू क्या आनी चाहिए, 0 से छोटी। और यही हमारे लिए डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कहलाता है। ये लॉजिकल तरीके से जल्दी समझ में नहीं आता है, फिर भी मैं ये बुक्स वगैरह में नहीं लॉजिकल तरीका दिया, ये मैं बस आपको समझा रहा हूँ कि डिप्रेशन, उसमें तो बस एक ग्राफ दे देगा किताब में, वो ग्राफ पे भी हम लोग आ रहे हैं, पर पहले मैं लॉजिकल वे में समझा रहा हूँ। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट होने का मतलब है, अगर प्योर वाटर हमारा 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे फ्रीज हो रहा है तो आपने अगर उसके अंदर NaCl डाल दिया तो वो वाटर मॉलिक्यूल के बीच की डिस्टेंस को क्या कर देगा, बढ़ा दिया। और मॉलिक्यूल के बीच की डिस्टेंस को बढ़ा दिया तो फ्रीज करने का मतलब क्या है, मॉलिक्यूल को पास में लाना। तो फ्रीज करने के लिए मॉलिक्यूल पास में लाने के लिए अब 0 से भी पीछे टेम्परेचर लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि जितना कम टेम्परेचर करेंगे उतना ही ज्यादा मॉलिक्यूल क्या आएंगे, पास में आएंगे। हमने पढ़ा है ना कि गैस को कंडेंस करना है, गैस को लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, उसको कंप्रेस करते हैं और टेम्परेचर को कम करते हैं। जितना टेम्परेचर कम करते जाते हैं मॉलिक्यूल्स का रैंडम मोशन भागने का कम होगा, मॉलिक्यूल पास में आएंगे और पास आएंगे तो क्या बन जाएगा हमारे लिए, फ्रीज होके वो सॉलिड फॉर्म में जा सकता है। तो सॉल्यूशन का ध्यान रखना बेटा, सॉल्यूशन जब भी बनेगा तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, जितने पे वो फ्रीज हो रहा होगा उससे वैल्यू क्या हो जाएगी, थोड़ी सी कम। तो अगर सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट को TF लिखा जाए तो TF की वैल्यू हमेशा क्या होगी, T नॉट F से कम होगी। T नॉट F हमने अगर प्योर फॉर्म में मान लिया, ये प्योर फॉर्म में है टेम्परेचर, फ्रीजिंग टेम्परेचर, तो सॉल्यूशन का फ्रीजिंग टेम्परेचर क्या होगा, T नॉट F से हमेशा कम होगा। और इसीलिए इसका नाम ही क्या है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट में कमी का होना। तो आई होप कि अब ये समझ गए हैं, लॉजिकल तरीके से भी मैंने समझा दिया है। अब इसको हम लोग ग्राफिकल फॉर्म में देख लेते हैं किस तरीके से, जैसे बॉइलिंग पॉइंट का ग्राफ देखा था ना, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, तो अब हम लोग डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट को भी ग्राफिकल फॉर्म में समझ लेते हैं। नेक्स्ट पार्ट में लेता हूँ। तो चलो, हम लोगों ने डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट को समझ लिया, किस तरीके से थ्योरेटिकल वे में, लॉजिकल तरीके से कैसे सोचा जाता है। अब इसको बेटा मैं ग्राफिकल तरीके से भी समझा देता हूँ आपको कि ग्राफिकली जो बुक्स में आपको ग्राफिकल फॉर्म में दिया होगा उसे कैसे समझेंगे। तो ये हमारे लिए वेपर प्रेशर की एक्सिस है और नीचे वाली एक्सिस हमारे लिए किसकी है, टेम्परेचर की। जैसे हमने बॉइलिंग पॉइंट को भी, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट भी ग्राफिकल फॉर्म में समझा था, इसे भी हम लोग समझ रहे हैं। तो जब आप सॉलिड का वेपर प्रेशर ज़्यादा होता है कि लिक्विड का, तो लिक्विड का वेपर प्रेशर क्या होता है, ज़्यादा। तो ये सॉलिड है, सपोज करो ये लिक्विड फेज है, ये सब्सटेंस का सॉलिड फेज है
और ये उसका क्या है, लिक्विड फेज। ये किसका है, सॉलिड और लिक्विड फेज, सॉल्वेंट का। ये सॉल्वेंट का सॉलिड फेज है और ये सॉल्वेंट का कौन सा फेज है, लिक्विड फेज। कब, जब प्योर सॉल्वेंट है तो सॉल्वेंट का प्योर सॉलिड फेज ये है, तो सॉलिड का वेपर प्रेशर कम रहेगा आइस का, और लिक्विड फेज में क्या रहेगा, ज्यादा। तो सॉल्वेंट है उसका सॉलिड फेज ये है, लिक्विड फेज ये है। तो इस पॉइंट पे देखो, इस पॉइंट पे वेपर प्रेशर सॉलिड का और लिक्विड का दोनों का क्या है, बराबर है। तो जिस पॉइंट पे सॉलिड और लिक्विड का वेपर प्रेशर बराबर होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं। तो इस फ्रीजिंग पॉइंट को हम लोग टी नॉट एफ से डिनोट कर रहे हैं। टी नॉट एफ से क्यों, क्योंकि प्योर फॉर्म में फ्रीजिंग पॉइंट है किसका, टी नॉट एफ, मतलब प्योर फॉर्म में फ्रीजिंग पॉइंट किसका, सॉल्वेंट का। तो इसको हमने टी नॉट एफ से दिखाया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सॉल्वेंट के अंदर सोल्यूट को डालेंगे। सोल्यूट को जब डालेंगे तो क्या बनेगा, सॉल्यूशन बनेगा। तो जो सोल्यूट डालोगे आप वो सॉलिड में डालोगे कि लिक्विड में डालोगे, तो सॉलिड में तो सोल्यूट को डालेंगे नहीं, किसके फेज में डालेंगे, लिक्विड। अब जैसे लिक्विड फेज में सोल्यूट को डालेंगे तो वेपर प्रेशर बढ़ेगा कि कम हो जाएगा, तो वेपर प्रेशर थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो रहेगा इसी पैटर्न में, लेकिन अब वेपर प्रेशर थोड़ा सा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। पैटर्न यही फॉलो करेगा, लेकिन देखो वेपर प्रेशर की वैल्यू थोड़ी सी क्या हो जाएगी, गिर जाएगी। सॉलिड फेज पे कोई फर्क नहीं आएगा। ये हमारे लिए अभी क्या हो गया, अब ये देखो, क्या सॉलिड फेज में कोई चेंज है, नहीं। सॉलिड फेज तो वैसे ही रहेगा। जो हमने सोल्यूट को डाला है वो किस में डाला है, लिक्विड के अंदर डाला है, तो लिक्विड का वेपर प्रेशर क्या हो गया, कम हो गया। तो दिस इज ग्राफ फॉर सॉल्यूशन। ये वाला ग्राफ किसके लिए हो गया, सॉल्यूशन के लिए। तो जैसे ही हमने सॉल्यूशन, कब, जब हमने सॉल्वेंट के अंदर किसको ऐड किया, सोल्यूट को। तो जब सॉल्वेंट में सोल्यूट ऐड किया, सॉल्यूशन बनेगा। और ऐड किस में करोगे, लिक्विड फेज में। तो लिक्विड वाला वेपर प्रेशर का ग्राफ क्या हो जाएगा, थोड़ा नीचे गिर जाएगा, क्योंकि वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। लेकिन सॉलिड पे कोई चेंज होने वाला नहीं है। सॉलिड तो जिस पे हो रहा था वही उसी तरीके का रहेगा। अब हमारे लिए जो फ्रीजिंग पॉइंट होगा, ये सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट की मैं बात करूं, तो इस पॉइंट पे देखो, इस पॉइंट के करिस्पॉन्डिंग, इस पॉइंट के करिस्पॉन्डिंग सॉल्वेंट का सॉलिड फॉर्म, इस पॉइंट के करिस्पॉन्डिंग सॉल्वेंट का सॉलिड फॉर्म। और सॉल्यूशन के अंदर कौन सी चीज फ्रीज होगी, केवल और केवल सॉल्यूशन से फ्रीज क्या होगा, उसका सॉल्वेंट ही फ्रीज होगा ना, सोल्यूट फ्रीज नहीं होने वाला, क्योंकि वो नॉन वोलेटाइल है। तो सॉल्यूशन के अंदर का सॉल्वेंट का लिक्विड फॉर्म, सॉल्यूशन के अंदर सॉल्वेंट का लिक्विड फॉर्म और सॉल्वेंट का सॉलिड फॉर्म अब इस पॉइंट पे फ्रीज होंगे ना। अगर मैं सॉल्यूशन को फ्रीज करते हुआ हूं तो सॉल्यूशन का लिक्विड सॉलिड में कब कन्वर्ट होगा, अब इस पॉइंट पे आके कन्वर्ट होगा ना, क्योंकि इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग इसका वेपर प्रेशर सॉलिड का, सॉलिड सॉल्वेंट का, और सॉल्यूशन के अंदर जो लिक्विड सॉल्वेंट है ना, इस पॉइंट पे लिक्विड सॉल्वेंट ऑफ सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्वेंट ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के अंदर का जो लिक्विड सॉल्वेंट है, लिक्विड सॉल्वेंट ऑफ सॉल्यूशन एंड सॉलिड सॉल्वेंट आर एट इक्विलिब्रियम, आर एट इक्विलिब्रियम। समझे क्या, इस पॉइंट के अंदर लिक्विड सॉल्वेंट ऑफ सॉल्यूशन, जो सॉल्यूशन के अंदर का लिक्विड है और जो सॉल्वेंट का सॉलिड फॉर्म है, इस पॉइंट पे कहाँ आ गए, इक्विलिब्रियम पे। तो ये जो इक्विलिब्रियम पे पॉइंट आएगा, दिस इज कॉल्ड एज फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ किसका, सॉल्यूशन का। तो जिससे वहां पे एकदम मिरर इमेज है, जिससे वहां पे टीबी और टी नॉट भी लिखते थे ना, यहाँ पे टी नॉट एफ लिख दिया, मतलब फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, और टी एफ का मतलब क्या हो गया, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। और आप यहाँ से देख ही सकते हो ये चीज बताओ, क्या फ्रीजिंग पॉइंट बढ़ चुका है कि घट चुका है, डिप्रेशन हुआ है कि एलिवेशन हुआ है। तो प्योर तो इस पे फ्रीज हो रहा था, अब जो सॉल्यूशन फ्रीज हो रहा है और क्या हो रहा है, थोड़ा सा पीछे। तो ये जो हो रहा है ना, दिस इज कॉल्ड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ये क्या है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट में थोड़ी सी क्या हो गई, कमी। जैसे ये मान लो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे हो रहा था, तो अब वो 0 से पीछे, क्योंकि टेम्परेचर एक्सिस है ना, अगर ये वैल्यू 0 है तो टीएफ क्या होगा, 0 से छोटा ही होगा। तो ये जो डिस्टेंस है इसी को हम लोग बोलते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, जिसको डिनोट किससे करते हैं हम लोग, डेल्टा टीएफ। तो दिस इज कॉल्ड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो यहां से हमें दिख ही रहा है डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू किसके बराबर दिख रहा है आपको, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट डेल्टा टीएफ। तो डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू क्या है, टी नॉट एफ में से टीएफ को क्या करना है, माइनस। तो प्योर फॉर्म में वेपर प्रेशर माइनस टीएफ। तो ये हमारा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का पहला फॉर्मूला बन गया, जहां पे टी नॉट एफ का मतलब आपको पता है ना, टी नॉट एफ मतलब क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। टी नॉट एफ का मतलब क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। और टीएफ का मतलब क्या है, टीएफ किसको बोलोगे, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। टीएफ किसका फ्रीजिंग पॉइंट है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। और टी नॉट एफ क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। और हमें दिख ही रहा है यहां से कि जो टी नॉट एफ है, टी नॉट एफ की जो वैल्यू है वो क्या है, टी एफ से
बड़ी है, ठीक है ना। टी नॉट एफ क्या है, टी एफ से बड़ी है, मतलब फ्रीजिंग पॉइंट थोड़ा सा क्या हो गया, डिप्रेस्ड हो गया। जैसे वहां पे बॉइलिंग पॉइंट एलिवेट हो गया था, यहाँ पे फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो गया, डिप्रेस्ड हो गया है। तो टी नॉट एफ की वैल्यू जो होती है वो टी एफ से क्या होती है, बड़ी होती है। तो ये हो गया हमारा इन द ग्राफिकल फॉर्म किस तरीके से करना है। आपको अगर रिलेट कराऊं मैं थोड़ा सा, तो देखो यहाँ से एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में क्या हो रहा था, सॉल्वेंट था, सॉल्यूशन था। तो सॉल्वेंट के लिए जो आता था वो टी नॉट बी था, मतलब टी नॉट बी मतलब बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट था। और जैसे ही सॉल्यूशन बना था, वेपर प्रेशर नीचे हो गया था थोड़ा, तो नीचे हो गया था, तो देखो जो इसके करस्पॉन्डिंग टीबी आ रहा था, इसको हम लोग क्या बोलते थे, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। और टीबी टी नॉट बी से क्या होता था, ज्यादा, और ये जो डिस्टेंस होता था इसको बोलते थे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, बढ़ गया। तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डेल्टा टीबी कैसे निकालते थे, टीबी माइनस टी नॉट बी। और सेम यहाँ पे भी वही केस है, देखो यहाँ पे भी सेम चीजें वही हो रही हैं, बस फर्क ये है कि यहाँ पे हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं, फ्रीजिंग पॉइंट में। तो ये टी नॉट एफ क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, टी नॉट भी क्या था, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। ठीक, ये हमेशा, ये भी मैंने बता दिया, ये बता ही देता हूँ, ये कांस्टेंट है ना, ये चीज क्या है, कांस्टेंट होगी, क्योंकि ये चीज बदलने वाली नहीं है, हर चीज का फ्रीजिंग पॉइंट फिक्स है, तो ये कांस्टेंट रहेगा। और ये हमेशा क्या रहेगा, गिवन, ये हमेशा क्या रहेगा, गिवन। जैसे वाटर का हमें पता है, वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट नहीं दिया होगा, क्योंकि हमें पता हो कितना होता है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। तो देखो ये जैसे टी नॉट भी था, टी भी क्या था, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, यहाँ पे टी एफ क्या हो जाएगा, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन हो जाएगा। जैसे यहाँ पे टीबी टी नॉट बी से बड़ा हो जाता था, क्योंकि ये एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट था, यहाँ पे क्या हो रहा है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, तो टी नॉट एफ, टी एफ क्या हो जाएगा, टी नॉट एफ से छोटा। और इसको डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, क्योंकि फ्रीजिंग पॉइंट पीछे जा चुका है। और इसमें हम लोग क्या बोलते थे, टी नॉट बी से टीबी, मतलब इसमें एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट हो रहा था। तो एकदम एक दूसरे से रिलेटेड है, इन दोनों में कोई फर्क नहीं है, ठीक है ना। तो सेम टू सेम वही केस है। तो आज मैं बस यहीं पे स्टॉप करता हूँ आपका लेक्चर। आज हमने ये निकाल लिया है, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू टी नॉट एफ माइनस टी एफ लिखेंगे, ठीक है। और किस तरीके से एलिवेशन, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट को, जैसे हम लोग इसमें थर्मोडायनेमिक्स के टर्म्स में समझा था ना हमने, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इन टर्म्स ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में हमने समझा था किस तरीके से। तो ये कल मैं आपको, कल के लेक्चर में मैं आपको डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट किस तरीके से थर्मोडायनेमिक्स के टर्म में समझेंगे, और किस तरीके से जैसे इनका फॉर्मूला निकल के आया था हमारा, डेल्टा टी बी इज इक्वल टू क्या आया था, डेल्टा टी बी इज इक्वल टू आई इंटू के बी इंटू एम। तो वैसे ही डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू आई इंटू के एफ इंटू एम आता है। तो वो सब पार्ट्स में कल की क्लास में आपका लेता हूँ, ठीक है ना। थर्मोडायनेमिक्स के टर्म्स में कैसे, और जो फॉर्मूला होता था, है ना, ये वाला डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू आई इंटू के एफ इंटू एम, इसमें आ जाएगा के बी की जगह क्या आ जाएगा, के एफ। तो सेम मिरर इमेज है पूरा का पूरा एक दूसरे का, है ना। तो एक बार आप थोड़ा सा इन टर्म्स ऑफ थर्मोडायनेमिक्स उसको समझ लो, और ये फॉर्मूला मोलालिटी से कैसे निकालना था उससे भी समझ लो। डेल्टा टीबी में, डेल्टा टीबी का ये था ना, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू आई इंटू के बी इंटू एम। तो कल मैं आपको यहीं से ये फॉर्मूले कैसे आते हैं और इनके ऊपर न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम हम लोग कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। चलिए, थैंक यू।